कक्षा 12 विज्ञान खंड पाठ 2 जूझ। इसके लेखक हैं आनंद यादव। ये विज्ञान की किताब है। इसमें पाठ 2 में ये आनंद यादव का जूझ है, जिसका पहला भाग दूसरा भाग आपने देख चुका है। ये तीसरे भाग में इसको पढ़ते हैं। मास्टर ने मेरे बारे में और भी पूछताछ की और वामन पंडित की कविता पढ़ाने लगे। अर्थात इसके पहले हमने देखा कि पढ़ाई के लिए दादाजी मना करते हैं और गणपा पढ़ाई के लिए इच्छुक है। इसमें इनके माताजी और दत्ताजी राव जो गांव के सम्मानी व्यक्ति हैं वो सहयोग करते हैं। आगे देखते हैं। बीच की छुट्टी में मेरी धोती की काछ उस लड़के ने 2 बार खींचने की कोशिश की। लेखक का प्रवेश विद्यालय में हो जाता है और वहां एक जो है चौहान का लड़का जो शरारती रहता है वो उसे परेशान करता है। कभी गमछा उठा करके इधर उधर रख देता है, कभी और कुछ तरह से परेशान करता है। वो क्या करता है, बीच की छुट्टी में मतलब मध्यांतर में मध्य जो छुट्टी होता है उसमें धोती की काछ उस लड़के ने 2 बार खींचने की कोशिश की। हम देखते हैं पहनावे में एक वस्त्र धोती होता है। धोती की काछ वो होता है जो हम सिंपल ऐसे पहने रहते हैं और एक छोर को जो है उठा के पीछे यहाँ पर जो है और उसको खींच लिया जाता है। तो उसी को जो है खींचने का जो है प्रयास किया, मजाक उड़ाने के लिए या उसकी खिल्ली उड़ाने के लिए या फिर जो है अपनी शरारती मजा लेने के लिए। लेकिन मैं फिर दीवार की तरफ पीठ करके जा बैठा तो पूरी छुट्टी से पहले उठा ही नहीं। किंतु जो है दीवार के किनारे यूं सट करके पीछे बैठ गए तो उनको जो है पीछे जाने का मौका ही नहीं मिला होगा शरारती बच्चों को। और इस तरह से जो है लेखक उस वहां बैठे बैठे छुट्टी तक करके जो है वैसा बैठा रहा। खिलौने के लिए बनाए गए कौओं के बच्चे को खुले में छोड़ देने पर जैसे कौए चारों ओर से उस पर चोंच मारते हैं, वैसे ही मेरा हाल हो गया। मेरी ही पाठशाला मुझे चोंच मार मार कर घायल कर रही थी। कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार जो है हम देखते हैं कि बहुत सारे खिलौने होते हैं। यदि उस खिलौने में जो है एक मान लीजिए कि कौवा का बच्चा ऐसा कुछ खिलौना है, उसको आप आंगन में रख दीजिए तो बहुत सारे कौवा आकर के हकीकत में जो कौवा है वो जीवित कौवा आकर के उसको जो है चोंच मारने लगते हैं। वही मनोदशा जो है या वही हालत जो है इस विद्यार्थी की हो गई थी, गणपा की। वहां उस स्कूल में वो अकेला पड़ गया था और बाकी बच्चे जो है आकर के जो उसे शरारत कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे जो है कौवे के जो खिलौने को बहुत सारे कौवा आकर के चोंच मार रहे हैं। घर जाते समय सोच रहा था कि लड़के मेरी खिल्ली उड़ाएंगे, मतलब मजाक। धोती खींचते हैं, गमछा खींचते हैं, तो इस तरह कैसे निबाह होगा, निबाह होना। निर्वाह होना, बसर होना, रहना, इस तरह से जो है कैसे वहां रह पाएगा। नहीं जाऊंगा ऐसी पाठशाला में, इससे तो अपना खेत ही अच्छा है। चुपचाप काम करते रहो। गली के 2 ही लड़के हैं कक्षा में, वे भी मुझसे भी कमजोर, वे क्या मदद करेंगे। एक पल को जो है वो हार जाता है। पढ़ाई के लिए पहले जो खुश था, लेकिन यहाँ जो परेशानियां जो सामने आती है, इसलिए जो है जूझ, इस कहानी का नाम रखा गया है जूझ। की परेशानियां आती है उससे जो है लेखक
कैसे जूझता है, उसका सामना कैसे करता है। तो ये जब परेशानी आती है तो सोचता है कि इससे अच्छा तो जो है मुझे मेरे खेत था, मैं निश्चिंत होकर के वहाँ काम करता था, कोई मुझे परेशान करने वाला नहीं था। और इस क्लास में तो और कोई मेरे साथ देने वाला नहीं है, 2 लड़के हैं मेरे मोहल्ले के और दोनों ही जो मुझसे कमजोर हैं। मन उदास हो गया। 4वीं से 5वीं तक पाठशाला अपनी लगती थी, लेकिन अब वह एकदम पराई जैसे लगने लगी है, अपना वहाँ कोई नहीं है। यही बालक जब उस क्लास में पहले पढ़ता था तब उसको जो है क्लास सब होने लगते थे, सब परिचित थे, सब साथी थे, लेकिन अब वो साथी लोग आगे क्लास बढ़ गए हैं तो ये जो है वहाँ अपरिचित सा हो गया है और पराया सा लगने लगा है। सवेरे हो जाने पर मैं उमंग में था। उमंग खुशी, प्रसन्नता। सवेरे हो जाने पर मैं उमंग में था, फिर से पाठशाला चला गया और माँ के पीछे पड़कर एक नई टोपी और 2 नाड़ी वाली मैल खाऊ रंग के 8 दिन में बनवा ली। उसे पहनकर पाठशाला में और धोती पहनकर खेत पर जाना शुरू हुआ। धीरे धीरे लड़कों से परिचय बढ़ गया। एक शब्द आता है मैल खाऊ। मैल खाऊ मतलब मटमैला। शब्द से ही स्पष्ट है। मैल मतलब धूल गर्द गंदा, खाऊ मतलब खाने वाला, जो धूल गर्द को जो है खा लेता है या अपने आप में सौंप लेता है, जिसमें जो है गंदापन जो है पता नहीं चलता, ऐसे रंग का जो है कपड़ा उन्होंने सिलवा लिया और उसी को पहन करके जो है वो स्कूल जाने लगा। मंत्री नामक मास्टर कक्षाध्यापक के रूप में बीच में आए। कौन? मंत्री नामक। ये मंत्री जो है कक्षाध्यापक। अर्थात मंत्री नाम का मास्टर जो उनका क्लास टीचर था। वे प्रायः छड़ी का उपयोग नहीं करते थे, हाथ से गर्दन पकड़कर पीठ पर भूसा लगाते थे। पीठ पर एक जोर का बैठते ही लड़का हुक भरने लगता। अर्थात वह मास्टर का स्वभाव था कि वो जो है छड़ी से जो बच्चों को नहीं मारते थे, वो क्या करते थे, गर्दन को पकड़ करके घुमा करके पीठ में जो है एक भूसा मारते थे और जैसे ही पीठ में भूसा ऐसे पड़ता था सामने से जो है हिचकी निकल आता था बच्चों का। लड़कों के मन में उनकी दहशत बैठी हुई थी। दहशत, डर, खौफ। एक डर, एक खौफ जो है बैठा हुआ था मास्टर के प्रति लड़कों में। इसके कारण उधम करने वाले लड़कों को प्रायः मौका नहीं मिलता था। उधम करना, उधम मतलब होता है शोरगुल, हल्ला करना। पढ़ने वाले लड़कों को शाबाशी मिलने लगी। मंत्री मास्टर गणित पढ़ाते थे, एकाध सवाल गलत हो जाता तो उसे वे अपने पास बुलाकर समझा देते। एकाध लड़के की कोई मूर्खता दिखाई दी तो वे उसे वही ठोक देते। अर्थात कोई ज्यादा मूर्खतापूर्ण बनाया है तो ठोक देना मतलब वही जो है उनको जो है सुधारने के लिए जो है मारते थे। इसलिए सभी का पसीना छूटने लगता। सभी लड़के घर से पढ़ाई करके आने लगे और इस तरह से मास्टर का डर बना हुआ था तो सभी छात्र छात्राएं घर से ही जो है तैयारी करके या पढ़ के जो है आने लगे। बसंत पाटिल नाम का एक लड़का शरीर से दुबला पतला किंतु बड़ा होशियार था। एक विद्यार्थी आता है बसंत पाटिल। बसंत पाटिल नाम का एक लड़का उस क्लास में जो होशियार था। उसके सवाल हमेशा सही निकलते थे, स्वभाव से शांत, हमेशा पढ़ने में लगा रहता, घर से पूरी तैयारी करके आता होगा, दूसरों के सवालों की जांच करता था। मास्टर ने उसे कक्षा मॉनिटर बना दिया था, हमेशा पहली बेंच पर बैठता, बिल्कुल मास्टर के पास कक्षा में उसका सम्मान था। ये बसंत पाटिल होशियार था, घर से सब होमवर्क करके आता था और अपने साथ साथ जो है वो और दूसरे बच्चों का भी जो है काफी चेक करता था, जांच करता था।
कक्षा अध्यापक जो था मंत्री, वो जो है उनको कक्षा का मॉनिटर बना दिया था, क्लास प्रिफेक्ट था वो, और वो जो है इस तरह से जो है उस सब्जेक्ट में जो है गणित में जो है बाकी बच्चों का जो है कॉपी भी चेक करता था। मुझे यह लड़का मेरी अपेक्षा छोटा लगता था, मैं उससे पहले ही 5वीं में पहुंच गया था, गलती से पिछड़ गया हूं मैं, इसलिए मास्टर को कक्षा की मॉनिटरी मेरे हाथ में सौंपनी चाहिए, मुझे ऐसा लगने लगा। दूसरी ओर यह भी लगता था कि मुझे 2 महीने में 5वीं की पूरी तैयारी करके अच्छी तरह पास होना है। कक्षा में दंगा करना, पढ़ाई की उपेक्षा करना मेरे लिए मुनासिब नहीं। हम तो इस कक्षा में ऊपरी हैं, यह नहीं भूलना चाहिए। तो गणपा या इस लेखक को लगता था कि उस क्लास में किसी भी प्रकार का बदमाशी करना जो है उचित नहीं है। उसके लिए सिर्फ सबके लिए साल भर था, इनके लिए सिर्फ 2 माह था। 2 माह में पूरी तैयारी करके उस क्लास को जो है पास करना था, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। इन सब बातों के कारण मेरा सारा ध्यान पढ़ाई की ओर ही रहा और बसंत पाटिल की तरह ही पढ़ाई का काम करने लगा। मैं अपनी किताबों पर अखबारी कागज के कवर चढ़ा दिए, अब अपना बस्ता व्यवस्थित रखने लगा, हमेशा कुछ न कुछ पढ़ते बैठता था। उसने यदि कक्षा में कोई शाबाशी का काम किया तो मैं भी दूसरे दिन वैसा ही कुछ करने लगा। मन की एकाग्रता के कारण गणित झटपट समझ में आने लगा और सवाल सही होने लगा। अर्थात व्यक्ति जो है मन लगा करके जो है यदि कुछ अध्ययन करता है या किसी कार्य को करता है तो निश्चित सफलता मिलती है। उस बात को बताने का प्रयास किया है लेखक ने कि यह जो है गणपा या आनंद यादव जो है उस क्लास में ये एक उदाहरण था बसंत पाटिल, इसको देख करके उसी का जो है अनुरूप या उसी का अनुसरण करके जो है उसी के जैसा करने लगा। धीरे धीरे जो है इसका मन लगने लगा पढ़ाई में और गणित के जो सवाल हैं इनको जो है समझ में आने लगा। कभी कभी बसंत पाटिल के साथ साथ एक तरफ से वह तो दूसरी तरफ से मैं लड़कों के सवाल जांचने लगा। इसके कारण मेरी और बसंत की दोस्ती जम गई। अर्थात जब इसका भी मन लगने लगा, सवाल इससे बनने लगा, तब क्या हुआ, एक छोर से बसंत पाटिल जो है बाकी का सवाल चेक करता था, दूसरे साइड से जो है ये लेखक जो है सवाल जो है चेक करता था उनका, और इस तरह से जो है उस क्लास में जो है इनका भी जो है मान सम्मान जो है बढ़ गया और दोनों का आपस में जो है दोस्ती हो गई। एक दूसरे की सहायता से कक्षा में हम अनेक काम करने लगे। मास्टर मुझे आनंदा कहकर बुलाने लगे। मुझे पहली बार किसी ने आनंदा कहकर पुकारा। माँ कभी आनंदा कहती बहुत कम। मास्टरों के इस अपनेपन के व्यवहार के कारण और बसंत की दोस्ती के कारण पाठशाला में मेरा विश्वास बढ़ने लगा। आनंद यादव जो पढ़ते थे इसको जो मास्टर लोग प्यार से जो है आनंदा बुलाने लगे। माँ उनकी जो है कभी कभी जो है बुलाती थी। तो इस तरह से विद्यालय में स्नेह मिलने से, गुरुओं का स्नेह मिलने से इसकी पढ़ाई में रुचि और बढ़ गई। न वा सौंदर्यकर, ये मराठी टीचर है। न वा सौंदर्यकर, सरनेम मराठी है टीचर का, एक मास्टर थे सौंद लगेकर मास्टर। मराठी पढ़ाने आते थे। पढ़ाते समय वे स्वयं रम जाते थे, अर्थात उसमें खो जाते थे, रत हो जाते थे, लीन हो जाते थे। विशेषता वे कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। सुरीला गला, छंद की बढ़िया चाल और उसके साथ ही रसिकता थी उनके पास। पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ साथ उन्हें अनेक अंग्रेजी कविताएं कंठस्थ थी। अनेक छंदों की लय, गति, ताल उन्हें अच्छी तरह आते थे। पहले वे एकाध कविता गाकर सुनाते, फिर बैठे बैठे अभिनय के साथ कविता का भाव ग्रहण कराते, उसी भाव की किसी अन्य कवि की कविता भी सुनाकर दिखाते। कहने का मतलब यह है इनको बहुत सारा अनुभव था और ये बारीकी से समझाते थे। उन कविताओं के जो है पूरे रस को निचोड़ कर रख देते थे जिससे जो है बच्चों को समझ में आए। इसके साथ साथ जो है जिन पंक्तियों का अर्थ बताते थे उसके साथ साथ जो है और दूसरे अन्य कविताओं का उदाहरण देकर के वे समझाने का प्रयास करते थे। बीच में कवि यशवंत बाभा बोरकर, फिर बाबा तांबे, गिरीश, केशव कुमार आदि के साथ अपनी मुलाकात के संस्मरण सुनाते हुए स्वयं भी कविता करते थे। याद आ गई है तो वे अपनी भी एकाध
सुना देते। यह सब सुनते हुए, अनुभव करते हुए मुझे अपना भान ही नहीं रहता। मैं अपनी आंखों और कानों में प्राणों की सारी शक्ति लगाकर दम रोककर मास्टर के हाव भाव, ध्वनि, गति, चाल और रस पीता रहता। अर्थात तो पढ़ाने का ढंग, लहजा, तरीका इतना अच्छा होता था कि ये लेखक जो है स्वयं जो है उसमें रम जाते थे, खो जाते थे। पूरा ध्यान तन्मयता के साथ जो है उनकी जो है कविताओं में या उनके जो है पढ़ाने में जो है लगा देते थे। यहाँ एक शब्द आता है, मुझे अपना भान नहीं रहता। भान, ध्यान, ध्यान न रहना मतलब ध्यान नहीं रहना। हम जब किसी में खो जाते हैं तो हमको ध्यान नहीं रहता है। सुबह शाम खेत पर पानी लगाते हुए या ढोर चराते हुए अकेले में खुले गले से वे सारी कविताएं मास्टर के ही हाव भाव, यति गति और अवरोह के अनुसार ही गाता। उन कविताओं के अर्थों से खेलता हुआ मैं आगे पीछे आता जाता था। मास्टर जिस प्रकार बैठे बैठे ही अभिनय करते थे, मैं पानी लगाते लगाते वैसा अभिनय करता था। क्यारियां पानी से कब की भर गई हैं इसका भान भी नहीं रहता था। मास्टर की चाल पर दूसरी कविताएं भी पढ़ी जा सकती है, इसका पता भी मुझे उसी समय चला। अर्थात स्कूल में पढ़ने के बाद जो है लेखक जब अपने खेतों में जाता था तो वहां जो है पानी सिंचाई करने का काम करता था। ये करते करते वो कविताओं को दोहराता था, मास्टर की नकल करता था और मास्टर की नकल करते करते जो उसको ये पता चला कि हम इसी तरह जो है दूसरी कविताओं को भी जो है पढ़ सकते हैं, उसके जो है लय या तुकबंदी कर सकते हैं। इन कविताओं के साथ खेलते हुए मुझे दो बड़ी शक्तियां प्राप्त हुई। पहले ढोर चराते हुए, पानी लगाते हुए, दूसरे काम करते हुए अकेलापन बहुत खटकता था। किसी के साथ बोलते हुए, गपशप करते हुए, हंसी मजाक करते हुए काम करना अच्छा लगता था। हमेशा कोई ना कोई साथ में होना चाहिए ऐसा लगता था। अर्थात लेखक की स्थिति यह थी कि पहले अकेलापन महसूस होता था, चाहे वो ढोर चराता था या खेतों में पानी लगाता था। अब क्या हो गया है, ढोर चराते वक्त भी और खेतों में जो है पानी लगाते वक्त या सिंचाई करते वक्त भी वो क्या करता है, साथ ही साथ अपने शिक्षक की जो कविताएं हैं, जो सुना रहता है स्कूल में, जो पढ़ा रहता है, उन्हीं को जो है रिपीट करता है, दोहराता है। तो इस तरह से जो है उसको उस समय जो है बोरियत महसूस नहीं होती, अकेलापन महसूस नहीं होता। हमेशा कोई ना कोई साथ में होना चाहिए ऐसा लगता था। लेकिन अब अकेलेपन से कोई ऊब नहीं होती। मैं अपने आप से ही खेलने लगा। उल्टा अब तो ऐसा लगने लगा कि जितना अकेला रहूं उतना अच्छा। इस कारण कविता ऊंची आवाज में गाई जा सकेगी, किसी भी तरह का अभिनय किया जा सकेगा। कविता गाते गाते थुई थुई करके नाचा जा सकता था। मैं सचमुच ही नाचने लगता। मैंने कविताओं को खुद की चाल में गाना शुरू किया। अनंत काणेकर की कविता, जिसकी पहली पंक्ति इस प्रकार है, चांद रात पसरीते पांढरी गाया धरणी वरी, को मैं मास्टर के चाल से अलग अपनी चाल में बिठाकर गाई। यह चाल एक सिनेमा के गाने के आधार पर थी। वह गाना केशव करणी जाति नामक छंद में था। उस कविता को मैं मास्टर की अपेक्षा ज्यादा अभिनय के साथ गाता था। कहने का मतलब यह है कि स्कूल से सीखने के बाद उसका जो प्रायोगिक रूप होता था वह इस लेखक के लिए इसका जो खेत होता था वह कृषि कार्य करते हुए जो है अलग अलग रूप में जो है उन गीतों को जो है ये गाने का प्रयास करता। यहाँ तक करके कि अनंत काणेकर की एक जो कविताएं हैं, अनंत काणेकर इनकी कविताओं को जो है फिल्मी धुन में जो है इन्होंने गाने का प्रयास किया और उसमें सफल भी रहा। और इनको लगा कि मास्टर से जो है और ज्यादा अच्छे जो है उन कविताओं को गाया जा सकता है। चेहरे पर कविता के भाव पैदा करने का प्रयत्न करता था। मास्टर को मेरा प्रयत्न इतना अच्छा लगा कि उन्होंने 6ठी 7वीं कक्षा के सभी लड़कों के सामने मुझे बुलाकर गवाया। पाठशाला के एक समारोह में भी उसे गवाया। इसके कारण मुझे लगा कि मेरे कुछ नए पंख निकल आए हैं। ये एक मुहावरा है, नए पंख, नए पंख
नए पंख आना, इसका मतलब यह है कि हमारे अंदर में या हमें जो है नए गुणों का विकास आना, कुछ नया करना, कुछ अलग करना। जो पहले हमारे में जो गुण था उसके अलावा कोई नया गुण विकास होता है, वह कहलाता है नया पंख आना। तो इस तरह से मास्टर जो है उनके कला को जान करके या गाने का तरीका या रुचि को देख करके 6वीं 7वीं के विद्यार्थियों के सामने भी बुला करके जो उनको गवाया। मास्टर स्वयं कविता करते थे। अनेक मराठी कवियों के काव्य संग्रह उनके घर में थे। वे उन कवियों के चरित्र और उनके संस्मरण बताया करते थे। इसके कारण ये कवि लोग मुझे आदमी ही लगने लगे थे। खुद सम लगेकर मास्टर कवि थे, इसलिए यह विश्वास हुआ कि कवि भी अपने जैसा ही एक हाड़ मांस का क्रोध लोभ का मनुष्य ही होता है। अर्थात पहले जो है लेखक को लगता रहा होगा कि कोई विशेष व्यक्ति ही जो है कविताई कर सकता है या कविता लिख पढ़ सकता है, उसके लिए कुछ अलग ज्ञान की जरूरत रहती होगी या विशेष प्रकार के व्यक्ति होते होंगे। लेकिन जब इन्होंने जो है इसको पढ़ना आरंभ किया और गुरुओं का साथ मिला और वहां से इनका अभ्यास हुआ, तब लगा कि नहीं, आम आदमी होता है, साधारण जैसा ही जो है व्यक्ति जो है कविता करता है और अच्छी कविता लिख सकता है और जो है पढ़ सकता है। मास्टर के दरवाजे पर छाई हुई मालती के बेल पर मास्टर की एक कविता लिखी थी। वह कविता और वह लता दोनों ही मैंने देखी थी। इसके कारण मुझे लगता था कि अपने आसपास, अपने गांव में, अपने खेतों में कितने ही ऐसे दृश्य हैं जिन पर मैं कविता बना सकता हूँ। अर्थात उनको एक प्रेरणा मिलती है कि जिस प्रकार जो है मास्टर जी जो है अपने दरवाजे के पास जो है मालती का बेल है, उसको देख करके जो है कविता लिख सकते हैं। तो मेरे लिए तो बहुत सारा प्रकृति में जो है मैं खेत जाता हूँ, वहाँ गाँव में आसपास हरी भरी जो है क्यारियाँ हैं, फूल हैं, पेड़ पौधे, और उनको देखकर मैं कविताओं का सृजन कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। यह सब कुछ अनजाने में ही होता था। भैंस चराते चराते मैं फसलों पर, जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगा, उन्हें जोर जोर से गुनगुनाता भी था और मास्टर को दिखाने भी लगा। कविता लिखने के लिए खीसा में कागज और पेंसिल रखने लगा। एक शब्द आया है खीसा। खीसा का मतलब होता है पाकिट या जेब। क्षेत्रानुसार ये शब्द जो है बदलते जाता है। खीसा जो है मराठी में जो ये शब्द का प्रयोग होता है, मराठी से हिंदी में आया है, इसलिए खीसा मतलब पाकिट या जेब होता है। तो कागज के टुकड़ों को जो है मैं भैंस चराते वक्त जो है अपने पॉकेट में जो है रखा रहता था। और फिर ये कहता है कि कविता लिखने के लिए खीसा में कागज और पेंसिल रखने लगा। कभी वह ना होते हुए भी लकड़ी के छोटे टुकड़े से भैंस के पीठ पर रेखा खींचकर लिखता था या पत्थर की शिला पर कंकड़ से लिख लेता। जब कंठस्थ हो जाती तो पहुंच देता। किसी रविवार के दिन एकाध कविता बन जाती तो सोमवार के दिन मास्टर को दिखाता। अर्थात कविता में इनकी इतनी रुचि हो गई थी लिखने में कि ये हमेशा जो है पॉकेट में पेंसिल और कागज रखे रहते थे। किसी दिन भूल जाते थे तब जो है भैंस की पीठ पर ही या पत्थर पर जो है कविता जो है लिखते थे, याद करते थे और उसको जो है रविवार को ऐसा करते तो सोमवार को जो है मास्टर जी को सुनाते थे। बहुत बार तो सवेरा होने तक धीरज छूट जाता और मैं रात को ही मास्टर के घर जाकर कविता दिखाता, उसे देखते वे और शाबाशी देते। और फिर कभी कभी तो कविता के शास्त्र पर एक पूरी महफिल हो जाती। बोलते बोलते मास्टर बताते कवि की भाषा कैसी होनी चाहिए, संस्कृत भाषा का उपयोग कविता के लिए किस तरह है, छंद की जाति कैसे पहचाने, उसका लय क्रम कैसे देखें, अलंकार में सूक्ष्म बातें कैसे होती है, अलंकारों का भी एक शास्त्र होता है, कवि को शुद्ध लेखन करना क्यों जरूरी होता है, शुद्ध लेखन के नियम क्या हैं, आदि अनेक विषयों पर वे सहज बातें बताते रहते हैं। अर्थात लेखक का कहना यह है कि कभी कभी तो ऐसा होता कि मैं जो लिखा रहता हूँ उसको सुनाने के लिए जो है मन मुताला पर रहता और मेरा धीरज जो है जवाब दे देता और मैं जो है मास्टर को जो है रात में ही जाकर के जो है वो कविता जो है दिखा देता था।
और मास्टर जो है इनको जो है कविता के बारे में बहुत सारा ज्ञान बताते। मास्टर जो है किस प्रकार से जो है कविता में जो है तुकबंदी होता है, किस लय में किस कविता को बंधन करना है, किस छंद में कैसे बांधना है, ये सारी बातें जो है उसका तुकबंदी, लय, ये सब चीजों को जो है रस, अलंकार, सारी चीजों का ज्ञान जो है बताते थे कि कविता का निर्माण करने में इनकी जो है कैसे जरूरत पड़ती है, कैसे किया जाता है, शब्दों को जो है शुद्ध लेखन जो है कैसे लिखा जाता है। तो इस तरह से अलंकार का भी जो है एक शास्त्र होता है, अर्थात अलंकार का जो है एक समूह होता है जो हम कविताओं में प्रयोग करते हैं। ये सारी बातें उनको बताते थे। मुझे उनके प्रति अपनापा अनुभव होता, इस लेखक को जो है मास्टर के प्रति जो है अपनत्व का भाव जागृत होता। वे मुझे पुस्तक देते, अलग अलग प्रकार के कविता संग्रह देते, उन्होंने कई नई तरह की कविताएं सुनाई। तो लगा मैं इस धर्रे पर कविता बनाऊं। धर्रे, धर्रे का मतलब होता है तर्ज या उसी तरह। मास्टर जब उनको जो है कई कविताओं का किताब वगैरह दिया, उन कविताओं को पढ़ा उन्होंने, तो उनको लगा कि मैं जो है, किसको लगा, आनंद यादव को, कि मैं भी जो है इसी तर्ज पर, इसी धर्रे पर जो है कविताओं का निर्माण कर सकता हूं। फिर तो सारे दिन उस दिशा में मेरी कोशिश चलती। इन बातों से मैं सौंध लगेकर मास्टर के बहुत नजदीक पहुंच गया और जाने अनजाने मेरी मराठी भाषा सुधरने लगी। उसे लिखते समय मैं बहुत सचेत रहने लगा, अलंकार, छंद, लय आदि को सूक्ष्मता से देखने लगा, शब्दों का नशा चढ़ने लगा और ऐसा लगने लगा कि मन में कोई मधुर बाजा बजता रहता है। और इस तरह जो है लेखक सौंध लगेकर मास्टर के सानिध्य में आकर बहुत सारी कविताओं को लिखना सीख गया, उसके महत्व को समझ गया, उसके मूल रूप को समझ गया और उनकी संगति में इन्होंने जो है बहुत सारे जो है कविताओं का जो है रचना किया। फिर इनको जो है वो सब सरल लगने लगा, कविताओं का लिखना इनको इतना प्रिय लगने लगा कि जैसे जो है मन ही मन में जो है कोई मधुर जो है गीत गुनगुना रहे या जो है मधुर संगीत बज रहा हो। और इस तरह से जो है ये जूझ पाठ जो है समाप्त होता है। यदि हम इसका सार देखें तो ये है कि आनंद यादव जो है पढ़ाई के लिए ये लेखक किस प्रकार जूझता है, कैसे कैसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उन परेशानियों से जो है वो निपटता है या उसके लिए जो है संघर्ष करता है, सामना करता है। फिर जो है वो सफलता की सीढ़ी चलते चलते वहां जो उनको बसंत पाटिल नाम कर ये होशियार लड़का मिलता है, उसके संगति में जो है बहुत कुछ सुधार होता है। फिर सौंध लगेकर मास्टर मिलते हैं, उनके सानिध्य में आकर के बहुत कुछ सीखता है, कविता लिखना और सीखता है और जो है उनसे ज्ञान को जो है प्राप्त करता है। और इस तरह से जो है ये जूझ पाठ जो है समाप्त होता है। धन्यवाद।